हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल अनुगमन वेग और धारा में संबंध पढ़ा था और ओम का नियम पढ़ा था। ओम के नियम में था कि विभवांतर और धारा का अनुपात किसी चालक की निश्चित भौतिक अवस्थाओं के लिए नियत होता है। ये बात आई और नियतांक, और इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आज आप पढ़ेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। ठीक, मतलब अनुगमन वेग वाले सूत्रों का यूज होगा और इसमें आप कहीं ना कहीं ओम के नियम का सत्यापन कर पाएंगे। ओम का नियम आपका V बटे आई बराबर नियतांक याद रखना, या V बराबर RI याद रखना। ठीक, और यहाँ से कई बातें भी हमें मिलेंगी कि ये भी याद हो जाएगा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, जब इसका आप निगमन करेंगे तो इसमें आपका जो V बटे आई निकल कर आएगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, उसका मान अन्य पदों में आएगा। तो हम ये भी याद कर लेंगे प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निरूपण करने के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, ठीक, और चालक की लंबाई L मान लें और परिक्षेत्र क्षेत्रफल माने ले रहे हैं A। एक चालक जिसकी लंबाई कितनी है, L है, ठीक है, और इसका परिच्छेद एरिया क्या है, A। और चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये हम बता दे रहे हैं, सब बातें नहीं लिखेंगे, जो प्रमुख रहेंगी वो लिख देंगे। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक, अच्छा, इन इलेक्ट्रॉनों के जब कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा होगा तो ये उष्मीय वेग से चल रहे होंगे। जब इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं कार्यरत है या जब चालक पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होगा तो उष्मीय वेग से सभी संभव दिशाओं में गतिमान होंगे। लेकिन जब हम किसी चालक के सिरों पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर देते हैं तो फिर ये अनुगमन वेग से गतिमान हो जाते हैं। ठीक, हर इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VT से गतिमान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग अलग अलग होगा तो औसत अनुगमन वेग लेना पड़ेगा। ये चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जिससे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना स्थापित हुआ, E। तो चूंकि हमने चालक के धन सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा तो ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा आपका नेगेटिव हुआ, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, बाह्य वैद्युत क्षेत्र इधर लगाएंगे। ठीक, अच्छा, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र आप इधर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और ऋणावेशित कण हमेशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में चलेंगे। देख लो, सिरे के अनुसार देख लिया करो, ये निगेटिव सिरा ये पॉजिटिव सिरा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से रिपल होंगे इधर से अट्रैक्ट होंगे, या ऋणावेशित कण जो होते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक, तो चालक की आपने लंबाई मान ली है और परिक्षेत्र क्षेत्रफल मान लिया है। अच्छा, जब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं था तब तक इलेक्ट्रॉनों के उष्मीय वेग क्या थे, मान लो n इलेक्ट्रॉन जैसे आपने माने तो इनके उष्मीय वेग आपके हैं U1 U2 U3। ठीक, U1 U2 U3 UN तक मान सकते हैं। जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया तो इनके अनुगमन वेग हो गए V1 V2 V3 VN तक मान सकते हैं। ठीक, और देखो वेग को U मतलब उष्मीय वेग से अनुगमन वेग तक होने में जो टाइम है, ठीक, उसको आप श्रांतिकाल कह सकते हैं, टाउ। श्रांतिकाल को आपने टाउ से लिखा था। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए श्रांतिकाल वैसे तो लगभग बराबर ही होता है, लेकिन आप अलग अलग मान सकते हैं, बाद में औसत ले लेंगे। जब हमने यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगा, कौन सा बल, वैद्युत बल। कितने परिमाण का लगा, वो बल लगा है बराबर QV के अनुसार, और Q का मान इलेक्ट्रॉन के लिए E होता है, तो बराबर E बल से इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। और बल के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे न्यूटन के 2 नियम से। अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, त्वरित होंगे, त्वरित गति प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए, लिखते हैं यहाँ पे, माना L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक
के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग मान लेंगे u1, u2, u3, un तक है। यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग u1, u2, u3 आप ऐसे मान सकते हैं un है। ठीक। बाह्य वैद्युत क्षेत्र या बाह्य विभवांतर स्थापित करने पर इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग हो जाते हैं v1, v2, v3, vn तक। यहां पर लिखेंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र E तथा विभवांतर V लगाने पर या आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या हो जाते हैं v1, v2, v3 डॉट डॉट कर दे रहे vn हो जाते हैं। अच्छा, जब जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत वैद्युत बल, कार्यरत वैद्युत बल, देखो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर QE बल लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश होता है P, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा EE। बल है तो त्वरण अवश्य होगा, तो F बराबर क्या रख सकते हैं ma, न्यूटन के द्वितीय नियम से। बल की जगह ma रख दिया, जहां m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक। यहां से a का मान क्या निकाल लेंगे E/m। त्वरण, इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल से हमने इलेक्ट्रॉनों का त्वरण कैलकुलेट कर लिया, इतने त्वरण से त्वरित गति इनकी प्राप्त हो जाएगी। समझ लो भाई, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में चल रहे थे, जैसे हमने कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगा, बल के कारण इसमें त्वरण आया, तो इनकी गति त्वरित गति हुई। पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 था, बाद में कितना हो गया v1। तो इस एक समान त्वरण के अंतर्गत सभी इलेक्ट्रॉन जो है गति करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक। और मान लें कि इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल जो है τ1, τ2, τ3, τn, मतलब श्रांति काल क्या है आपको बता दें कि जैसे इस इलेक्ट्रॉन का वेग पहले u1 है और फिर कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो गया v1, तो u1 से वेग v1 होने में जितना टाइम लगा वो श्रांति काल हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे इस एक समान त्वरण के अंतर्गत, एक समान त्वरण के अंतर्गत सभी इलेक्ट्रॉन कौन वाले वेग से मालूम कितना हुए अनुगमन वेग v1, v2, v3 डॉट डॉट vn, या इस एक समान त्वरण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों के वेग अनुगमन वेग ये हो जाते हैं। ठीक। या सभी इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख सकते हैं आप गतिमान हो जाते हैं, और आप सोच रहे हो गतिमान तो पहले से थे, गतिमान तब भी थे जब वो उसमें एक से चल रहे थे। ठीक। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस एक समान त्वरण के अंतर्गत सभी इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। ठीक। और अनुगमन वेग आप मान तो चुके हैं पहले, सभी इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलने लगते हैं, क्योंकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही अनुगमन वेग आता है, अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल, यदि इलेक्ट्रॉनों के
श्रांतिकाल आपको दिए जाए τ1, τ2, τ3 डॉट 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 क्या τn हूं तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आप गति का पहला समीकरण लगा सकते हैं v बराबर u प्लस 80 से। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लगाएंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया v1, पहले वेग u1 था, त्वरण कितना है e अपान m इंटू पहले इलेक्ट्रॉन के लिए समय है τ। ठीक, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 बराबर क्या आएगा u2 प्लस त्वरण तो वही एक समान त्वरण है इंटू क्या हो गया τ। ठीक, v3 क्या आएगा, वैसे आपको बता दें कि जब त्वरण सभी का समान है ना, सभी का त्वरण इक्वल है, ठीक, तो सभी का त्वरण इक्वल होने के साथ ये सब में कॉमन रहेगा। चाहो तो इसको ए ऐसे लेकर चलो या लास्ट में ए का मान रख सकते हैं या साथ में ही रख लो। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात क्या आएगी u3 प्लस कितना आएगा e अपान m इंटू τ3। ऐसे आप चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, छठे के लिए, फिर nवें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। nवें इलेक्ट्रॉन के लिए यही बात क्या आएगी un प्लस त्वरण तो वही होगा e अपान m श्रांतिकाल τ। समझ में आया? देखिए सबका त्वरण इक्वल है, श्रांतिकाल में श्रांतिकाल क्या u1 से वेग v1 होने में टाइम τ1, u2 से v2 होने में τ2, u3 से v3 होने में τ3। ठीक, इस तरह से un से vn होने में τn टाइम। ये तो बात हो गई गति के पहले समीकरण में पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, चौथे इलेक्ट्रॉन, पांचवें इलेक्ट्रॉन, nवें इलेक्ट्रॉन के अनुगुण वेग निकाल लिए। ठीक, लेकिन हमें चाहिए औसत अनुगुण वेग, सभी इलेक्ट्रॉनों का एक बार अनुगुण वेग लिखना है, तो हम औसत निकालने के लिए इन सबको जोड़ दें, इनसे बात करते हैं। औसत निकल आएगा तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे औसत अनुगमन वेग। बताओ क्या करेंगे, औसत अनुगमन वेग, औसत अनुगमन वेग कैसे मिलेगा, vd इक्वल टू सभी अनुगमन वेग को जोड़ के इनसे बात कर लें, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट क्या आएगा vn बटे में क्या आ जाएगा, औसत हो गया। अब आप मान रख दें v1 का मान क्या है, v1 का मान है u1 प्लस e अपान m इंटू τ1, v2 का मान u2 प्लस e अपान m इंटू τ2। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 खड़े खड़े जोड़ दो, तो v1 की जगह पहले में u1 है, फिर u2 है, फिर u3 है, कहां तक चले जाएंगे ऐसे un तक, होगा कि नहीं बोलो। v1 प्लस v2 प्लस v3 अगर ऐसे जोड़े तो ये सब जुड़ते चले जाएंगे, और प्लस v1 के बाद इसमें दूसरा पद इसमें ये भी है e अपान m इंटू τ1, τ2, τ3 वाले, तो पूरे से e अपान m इंटू कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 क्या बचा τn। ठीक है, ये और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा n। समझ पाए जोड़ हमारा, खड़े खड़े जोड़ दिए तो ये तो ऐसे ही हो जाएंगे, जुड़ने पर यह आ गया और e अपान m कॉमन हो गया, तो इधर τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 क्या बच गया τn। अब ऐसा करते हैं n से अलग अलग भाग दे दें, तो vd बराबर क्या आएगा, vd बराबर आएगा u1 प्लस u2 u3 प्लस डॉट 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 un अपान में क्या आएगा n, प्लस e अपान m अलग कर लिया, उसमें भाग कर दिया τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 क्या करेंगे τn, और पूरे के बट्टे में क्या कर देंगे n। vd बराबर ये आपका औसत उष्मीय वेग हुआ, जोड़ के इनसे भाग औसत उष्मीय वेग, तो ये तो u बार हो गया, प्लस e अपान m ये औसत श्रांतिकाल हुआ। औसत श्रांतिकाल को हम यहां से टाउ से लिख रहे हैं, और आप लोगों ने पढ़ा औसत उष्मीय वेग 0 होता है, औसत उष्मीय वेग कितना होता है 0, तो vd बराबर आ जाएगा 0 प्लस e अपान m इंटू में टाउ। कैसे, औसत उष्मीय वेग पढ़ा चुके हैं आपको, शून्य होता है,
क्योंकि औसत वेग कैसे निकलता है, सभी इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में गतिमान होते हैं, इसलिए आपका औसत वेग जो है औसत उष्णीय वेग 0 होता है। तो आपकी समीकरण आएगी Vd बराबर ई अपान एम इंटू क्या टाउ। Vd बराबर इक्वेशन हो गई ई अपान एम इंटू टाउ। अगर आपको कभी जरूरत पड़े कि हमें विभवांतर वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग के संबंध लिखना है तो यही पर निर्माण करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं। आपके चालक की लंबाई कितनी थी, L, विभवांतर कितना लगाया था, V। तो आप जानते हैं चूंकि E बराबर क्या होता है, V अपान L, विभवांतर बटे दूरी। L लंबाई के चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित करें तो E का सूत्र होता है V अपान L। तो यहां से Vd बराबर क्या आ जाएगा, Vd बराबर आएगा E और E का मान रख देंगे V अपान L, तो V अपान ये हो जाएगा ml इंटू क्या टाउ। यह अनुगमन वेग था विभवांतर में संबंध है, या अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध है। कभी कभी इतने निगमन पूछा जाता है, यहां लिख देंगे यह अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध है। ठीक, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट भी डाल सकते हैं क्योंकि हम ओम के नियम का निगमन कर रहे हैं ना। आप बताओ अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध है, बताओ। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। आप देखो ध्यान से, अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध है। Vd बराबर याद करो जरा I अपान NaE। ठीक है, जब आप निगमन कर रहे होंगे ना ओम के नियम का क्या मतलब है, बीच बीच में बातें नहीं लिखनी, इक्वेशन 1 डाली ये सीधे लिख दिए, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, तो निगमन करना है ओम के नियम का। इसको इक्वेशन क्या डाल दें, सेकंड डाल दें। Vd बराबर I अपान NaE, इक्वेशन आपकी हो गई सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन है अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध की, और सेकंड इक्वेशन है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध की। दोनों इक्वेशन बराबर की जा सकती हैं, दोनों अनुगमन वेग की हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बताइए क्या आएगा। Ev अपान ml इंटू टाउ बराबर क्या आएगा, I अपान NaE। दोनों Vd के मान है, दोनों बराबर कर दिए। अब देखो हमारे ओम के नियम में होता है V अपान I इक्वल टू R, V अपान I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने बताया था आपको ओम का नियम। तो इसमें V बटे I फिर पहले अलग कर लो, V तो इधर है, I उधर से उठा लाए, तो V अपान I बराबर क्या आया, ml उधर चला जाएगा, ml बटे Na, E नीचे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा टाउ। Vd बराबर आ गया ml बटे Na स्क्वायर इंटू टाउ। ध्यान देना थोड़ा, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो तो हमेशा नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश कंफर्म है कि निश्चित है कि इतना ही है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निश्चित है, मतलब m और E सार्वत्रिक नहीं काम हमेशा नहीं रहते। आपने ओम के नियम में पढ़ा था कि निश्चित आकार, अगर निश्चित आकार है तो लंबाई और क्षेत्रफल नहीं है, तो निश्चित आकार के लिए लंबाई और क्षेत्रफल कांस्टेंट होते हैं। ठीक, और निश्चित ताप के लिए एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या श्रांतिकाल, ताप पर श्रांतिकाल निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल घटता है, दो टक्करों के बीच का समय घटता है। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, तो जब जल्दी जल्दी चलेंगे तो जल्दी टक्कर होगी, टक्कर जल्दी होगी तो श्रांतिकाल कम हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल घटेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि तब ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं परमाणुओं से। तो निश्चित ताप तथा आकार के लिए ये इतना पद कांस्टेंट है। ठीक, लिखेंगे यहां पे चालक के निश्चित आकार तथा ताप के लिए, निश्चित आकार तथा निश्चित ताप के लिए, निश्चित आकार तथा चालक के निश्चित आकार तथा निश्चित ताप के लिए, ताप भी कांस्टेंट हो
आकार भी कांस्टेंट हो, तो आपका जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पद लिखा है दाहिना पक्ष ml बटे na² इंटू टाउ बराबर क्या होगा, नियतांक। और जब ये नियतांक हो जाएगा इसलिए v/i इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक। और इस नियतांक को आपने r माना था ना, तो v बटे i नियतांक, यही तो ओम का नियम है। ये किसका नियम है, यही ओम का नियम है। तो जब ओम के नियम का सत्यापन करना तो आपको काफी बड़ा नियम हो जाएगा ये, ठीक, बढ़िया भी है, इसको तैयार भी करना है। देखो ओम का नियम आपने भी बेटा एक और नियतांक लिया है, लेकिन ये नियतांक r किसके बराबर है, ml बटे na² इंटू टाउ। समझना जरा, आगे इसको लेकर बढ़ रहे हैं। अब यहां तक हमारा नियमन हो गया, ठीक। अब कुछ अलग से बातें देखो, इसमें क्या बात आ गई मुख्य, कि हमारा जो प्रतिरोध R था, ये R, ये किसके बराबर हो गया, ml बटे na² इंटू टाउ, ठीक। यहां से आपने नोट पॉइंट करके ले सकते हैं। आपने पाया कि R इक्वल टू क्या आया, ml बटे na² इंटू टाउ। यहां से नंबर 1 R समानुपाती L, R समानुपाती L, सबको क्वेश्चन मान लें, R समानुपाती L, M और एक तो है ही क्वेश्चन, इनको छोड़ो। R समानुपाती L, इसका मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 3 यहां से आया है R व्युत्क्रमानुपाती टाउ, और टाउ व्युत्क्रमानुपाती टेम्परेचर के होता है। ये ताप है, ठीक, T ताप है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है श्रांत काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और श्रांत काल जो है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध टेम्परेचर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो यहां से आप लिख सकते हैं, अतः किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा ताप के अनुक्रमानुपाती तथा परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब मोटे तार का प्रतिरोध जो है ज्यादा होता है, कम होता है। मोटे तार का परिच्छेद एरिया जो ज्यादा होगा तो प्रतिरोध जो है कम होगा, परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। यहां से आप कई बातें समझ गए हैं। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप R1 बटे R2 क्षेत्रफल नियत होगा तो L1 बटे L2 यूज कर सकते हैं। जैसे एक तार है और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल ना बदले और उसकी लंबाई दोगुनी, दूसरा तार जोड़ के लंबाई दोगुनी कर दे तो प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं अगर वही तार, एक ही तार लें और उसको खींचे तो लंबाई तो बढ़ जाएगी लेकिन क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो प्रतिरोध और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे एक तार की लंबाई कहा जाए दोगुनी कर दी गई, ठीक, तार की लंबाई दोगुनी करने पर केवल प्रतिरोध दुगना होगा लेकिन क्षेत्रफल वहां पर बदल जाएगा, तो क्षेत्रफल के कारण भी प्रतिरोध दुगना होगा, तो मिलाकर 4 गुना हो जाता है। तो तार की लंबाई अगर दुगनी करें तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, ठीक, जो आपको हम बताएंगे, हल करके भी बताएंगे। तो रेजिस्टेंस आप ध्यान रखेंगे, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई का ताप के अनुक्रमानुपाती और परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक रहता है कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। वैसे प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, बाधा, ठीक। प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस, R से व्यक्त करेंगे इसको। सबको मालूम है कि R इक्वल टू सूत्र होता है V/I, होता है कि नहीं, R इक्वल टू V/I, विभवांतर धारा का अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन प्रतिरोध का मतलब क्या है,
कि जिस प्रकार या प्रतिरोध का सीधा मतलब है रुकावट। जब किसी चालक से करंट फ्लो करता है तो चालक करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उस अवरोध को ही हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को, डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से लिखेंगे, आर इक्वल टू आपका आ जाएगा वी एफ आर आई। यहां पे लिखेंगे किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में लगाई गई रुकावट या लगाया गया अवरोध, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, ऐसे लिख दो, डाली गई रुकावट, रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, इसका मान देखो, जब बात आ जाती है कितनी रुकावट की, कितनी बाधा पड़ेगी, तब तो फिर हमें प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर लिखेंगे इसका मान चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है, धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और R इक्वल टू आपके पास सूत्र हो जाएगा V अपान। देखो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, हो जाएगा कि नहीं, अथवा ओम, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम। ओम को प्रतीक में ऐसे आप बनाएंगे। ठीक, सब जानते हैं इसके बारे में, ओम होता है, इसका मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम। विमी सूत्र भी लिख दो, तथा विमी सूत्र क्या होगा, विमी सूत्र आपका हो जाएगा, विभवांतर का विषय सूत्र होता है mL2T-3A-1। ठीक, और धारा का A, तो इसका विमी सूत्र हो जाएगा mL2T-3A-2। विमी सूत्र हो गया mL2T-3A-2। विभवांतर का कैसे निकाल में, बी और डब्ल्यू मान क्यों पढ़ा था, डब्ल्यू का क्या होता है mL2T-2, और आवेश का क्या होता है Vt, तो ये निकल कर आ जाएगा mL2T-3A-2 बटे में एम्पियर और आएगा धारा के लिए, mL2T-3A-2। ठीक होता है, और इसमें केवल परिमाण होता है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक, देखो कोई चालक में दिया जाए और चालक के प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे पास जैसे ये चालक कार दिया गया, अब कहा जाए हमें प्रतिरोध कैसे प्रदर्शित करें। ठीक, तो देखो चालक का प्रतिरोध किसी चालक में इस प्रकार से प्रतीक रूप में दिखाया जाता है। अब जो भी वैल्यू इसकी दी है, ये चालक का प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर को हमने प्रदर्शित किया है किसी चालक में। कभी कभी नहीं भी प्रदर्शित करेंगे और लिखा होगा तभी मानेंगे। अगर कभी प्रतिरोध ऐसे लिखा हो कि ये चालक का प्रतिरोध ऐसे लिखा है, तो वही चालक है हमारे पास जिसका प्रतिरोध इस प्रकार से एक एरो बना, तो इसका अर्थ होता है परिवर्ती प्रतिरोध। सभी लोगों को ध्यान रखना है भाई, आप कैपेसिटर का प्रतीक पढ़ते हैं कि नहीं, कैपेसिटर का प्रतीक, संधारित्र का प्रतीक,
ये संधारित्र की धारिता C है, ऐसे बनाते हैं। और देखो अगर संधारित्र की धारिता को ऐसे दिखाया जाए तो इसका मतलब होता है ऐसा संधारित्र जिसकी धारिता बदली जा सकती है, ये परिवर्ती संधारित्र है, ये परिवर्ती प्रतिरोध है। तो किसी परिपथ में अगर प्रतिरोध दिखाएंगे तो उसको R परिपथ में प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से, ठीक। परिवर्ती प्रतिरोध को प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है वो हमने पहले बता दी है। लंबाई के अनुक्रमणपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणपाती होता है, ताप के अनुक्रमणपाती। ताप के अनुक्रमणपाती क्यों है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल घटता है, पहले समझ लेना। श्रांतिकाल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल घटा और प्रतिरोध क्या हुआ? बढ़ा। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए प्रतिरोध ताप के अनुक्रमणपाती होता है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। आपसे पूछा जाए मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा ज्यादा, तो आप बताएंगे मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा क्योंकि मोटे तार का परीक्षित क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ठीक। तो इस प्रकार आज आप प्रतिरोध पढ़ेंगे, कल प्रतिरोध से लेकर आगे बढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध है, चालकता वगैरह है, ठीक। इसको आप तैयार करेंगे।